नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में मैं नितिन कनोत्रा तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, उनका नाम है रोहित भट्ट। 35 साल की उनकी उम्र है और 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है थिएटर में और मुंबई के ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री में। तो जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। रोहित जी नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? जी 2001 में मैं कॉलेज में था, तो उस टाइम पे एक ऐड आई थी पेपर में कि मॉडलिंग कंपटीशन है उसके लिए। ओके। सो मैंने ऐड देखी तो मैंने सोचा एक बारी मैं जाके देख लेता हूँ मॉडलिंग के लिए? मॉडलिंग के लिए। तो साथ साथ में उस टाइम पे मैंने जम्मू में रंगयुग थिएटर ग्रुप है वहाँ पे शुरू किया था वर्कशॉप। ओके। तो मैं वहाँ पे गया, लेकिन मेरा उस टाइम पे वेट 125 किलो था। 125 किलो? और मैं कॉलेज में रेसलिंग करता था। ओके। सो उस टाइम पे मैं कॉलेज लेवल पे रेसलिंग चैंपियन भी था। तो जब मैं मॉडलिंग की दुनिया में गया तो वहाँ पे मतलब मल्टीपल माइंड था आपका कि मैं रेसलिंग की तरफ भी हूँ और यहाँ। ठीक। तो जब मॉडलिंग के लिए गया तो वहाँ पे मेरा मजाक बन गया। तो वो लोग हंसने लगे कि वहाँ पे लड़के देखे जो बिल्कुल फिट थे फिजिकली। सो उस टाइम पे बहुत फील हुआ, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस कंपटीशन को अगले साल फिर लड़ूंगा। सो मैंने एक चैलेंज लिया, तो मैंने 125 से अपना वेट 81 kg कर दिया था। और प्रॉपर और विद इन अ ईयर? यस, विद इन अ ईयर। ओके। बहुत हार्ड वर्क किया। तो उसके बाद फिर सेम नेक्स्ट ईयर उसी कंपटीशन में गया और मैं वहाँ पे विनर आया। ओह गुड। तो वो मेरे लिए एक किक सा लगा वहाँ पे कि नहीं, मुझे एक्टिंग के फील्ड में भी ये बहुत फायदा, मतलब एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो गया आपके अंदर। राइट। तो उसके बाद कॉलेज खत्म करते ही मैं बॉम्बे गया। वहाँ पे मेरे ब्रदर ऑलरेडी थे, तो वहाँ पे मैंने मिस्टर राहुल भट्ट है वो प्ले कर रहे थे। उस प्ले में मैंने एक कैरेक्टर किया था परवेज मुशर्रफ का। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है और आगे बढ़ी। तो मैं सिर्फ उस प्ले के लिए वहाँ गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं कि यही लाइफलाइन जो है आपकी। राइट। सो वहाँ पे मैंने शुरू किया एज एन एक्टर, एज एन मॉडल। मैंने मॉडलिंग भी की थी, तो कुछ रैप शोज किए थे। बट उसके बाद राहुल जी ने ही एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, फिल्म टॉली। ओके। तो वो स्पेशली मुझे फिर जम्मू से बॉम्बे। तो ये राहुल जी भी जम्मुआइट थे, जम्मू से ही थे? उनकी अभी कुछ फिल्में हैं, वो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं मिस्टर राहुल भट्ट। उनकी फिल्में मतलब आप कह सकते हैं कि वो गॉडफादर मेरे रह चुके हैं। उन्होंने ही एक रास्ता दिया। तो उनकी फिल्में, अगली फिल्म आई थी उनके अनुराग की, वो है। तो उसके बाद वो जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, तो एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने मुझे प्रोडक्शन मेरे ऊपर सौंप दी पूरी तरह से। सो मैंने उनके साथ प्रोडक्शन स्टार्ट किया, साथ साथ में डायरेक्शन भी करता था। तो उनके साथ लगभग 3 साल में कंटिन्यू रहा, जिसमें मैंने उनके डेली शोज मेरी डोली तेरे अंगना ZTV पे आता था। छूकर मेरे मन को DD1 पे आता था। और भी कुछ शोज थे जो मैं ओवरऑल सब देखता था। तो उसके साथ साथ फिर अलादीन से एक ZTV पे सीरियल आता था। बिल्कुल। फिर मैंने सागर पिक्चर ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे था। साथ साथ में कुछ शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, वो सब करता रहा साथ में। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 2008 में। ओके। टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरे ब्रदर भी बॉम्बे में थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये बोला कि हम लोग अपनी कम्युनिटी में या अपनी स्टेट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हम लोग अपने लिए तो कर रहे हैं। उस टाइम पे मैं सागर पिक्चर्स में एज अ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर काम कर रहा था। ओके। अच्छा खासा पैकेज था, सब कुछ। तो जब हम दोनों भाइयों ने बात की, तो हमने बोला हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो उसी टाइम हमने फैसला किया कि दोनों में से एक वापस जम्मू जाएगा और हम लोग अपने आर्ट के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं वापस आ गया, क्योंकि तो ये जो आप अपने ब्रदर की जो बात बता रहे हैं, क्या ये भी बतौर एक्टर वहाँ पर काम करते हैं? नहीं, मेरे ब्रदर जो है वो BE MBA है। तो अभी वो प्रेजेंटली एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है टाटा में, IT कंपनी में है। तो बट उनका राइटिंग का पैशन उस टाइम पे भी था और वो शुरू से वो लिखते थे। तो इसलिए आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक जो है हम में से वो वापस जम्मू आ जाए। तो आप वापस जम्मू आए? जी, मैं छोटा था तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो। मैंने कहा मैं चांस ले सकता हूँ, मैं जाऊँगा। यहाँ आते ही हमने 2008 में एक प्ले किया, चौपरी गाश, पहला प्ले। तो यहाँ मैंने एक्चुअली कंसेप्ट लेके आया था, बट यहाँ पे कोई किसी ने लिखा नहीं उसको। तो भैया ने फिर खुद ही कलम उठाई और लिखना स्टार्ट किया। चौपरी गाश का मुझे अभी भी याद है। उसका पहला जो हमने शो किया था अभिनव थिएटर में किया था, और
उस टाइम पे सब लोग वो नए लोग थे हम यहाँ पे, तो जी, इतना रिस्पांस जो है लोगों की तरफ से नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी याद है रविंद्र कोल जी हैं, मैं उनके पास गया था 2008 में, उनके पास उनके ऑफिस में गया था, तो उन्होंने बहुत एनकरेज किया था। पहला एनकरेजमेंट हमें उनसे मिला, उन्होंने बोला कि आप करो प्ले, बहुत अच्छा रहेगा ये। तो उन्होंने उस टाइम पे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं रविंदर कोल जी की, क्योंकि उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बतौर एंकर हम बात करें या बतौर एक्टर हम बात करें। तो आप उनकी बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने ये बीच में बात डाली। सबसे पहले उनसे मिला था, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मुश्ताक काक जी से, जी, जिन्हें सब जानते हैं। तो उन्होंने भी वही सेम एनकरेजमेंट दिया कि आप करो, अगर आप बॉम्बे से कुछ करने आए हो या वापस आ गए हो तो अपने पैशन को जियो और इसको करो। जी, तो वहाँ से थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला हमें कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद थिएटर फेस्टिवल हुआ एकेडमी का, जी, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर सुधीर महाजन जी ने, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप फ्रेशर हो लेकिन आपको इस फील्ड में अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लेकिन करो। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2008 से आपकी जो है जर्नी शुरू हुई। 2008 से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद मेरे ब्रदर ने बहुत सारे प्लेस लिखे, जिनमें थिएटर की पर्टिकुलरली बात करूँगा, जिसमें हमारे बहुत से हमने नेशनल लेवल पे भी शोज किए हैं। जिसमें हमारा एक प्ले 2016 में आया, एक और बीरबल। एक और बीरबल, जी, ओके, जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले था, जो कि भैया ने अटेम्प्ट किया था उसको लिखना। तो एक और बीरबल के टाइम पे, उससे पहले भी लिखा, अतीत के साक्षी लिखे, बहुत सारे प्लेस, मतलब 2018 से लेकर तब तक बीच में काफी ज्यादा प्लेस थे। 8 से लेकर आपने काफी प्लेस किए जी। तो लेकिन 2014 में हम लोगों ने फुल टाइम, मतलब मैं यहाँ पे जॉब भी करता था, वोडाफोन में जॉब भी करता था, साथ साथ में पार्ट टाइम थिएटर करता था। ओके। लेकिन 2014 में मैं, समझ लीजिए आप, फुल टाइम थिएटर में आ गया और जॉब वो खत्म हो गया। तो क्योंकि वो पैशन था अंदर की, कुछ ना कुछ करना है थिएटर में। राइट। तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने एक और बीरबल लिखा, एक और बीरबल का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा आया कि हमें खुद नहीं पता था कि उसका इतना रिस्पॉन्स आएगा। अभिनव थिएटर में बहुत सारे डिग्निटरीज खड़े थे, आधे लोग नीचे बैठे हुए थे, हाउसफुल था, बाहर लोग खड़े थे। ऐसा हमने पहली बार मंजर देखा। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स रहेगा। तो उसके बाद ये जर्नी रुकी नहीं और हमने बहुत सारे शोज किए, इवन मतलब 70 शोज ऑल अक्रॉस कंट्री किए। मुंबई, अच्छा, हाँ जी, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, हमने हर जगह गए करने के लिए। बेंगलोर में हमने किए शोज। तो चंडीगढ़ में हमने एक J&K NZCC का फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे भी 3 टीम्स थी, तीसरी टीम हम थे, वही एक और बीरबल करने गए थे। तो इसके साथ साथ जर्नी चलती रही थिएटर के साथ साथ। तो भैया प्लेस लिखते गए और मैं करता गया, जो तब से लेकर 2008 से लेकर अभी तक वैसा ही चल रहा है। अभी भी वैसा ही चल रहा है। फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि हमने, भैया ने डिसाइड किया कि हम लोग जम्मू फर्स्ट एवर जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे 2019 में लास्ट ईयर, जो कि हमारी अचीवमेंट नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे स्टेट J&K की अचीवमेंट है जी, क्योंकि वो आज तक हुआ नहीं था। बहुत बड़ा चैलेंज था फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करना, ऑर्गेनाइज करना। सो उस सबके प्यार से, सपोर्ट से वो हुआ। और लास्ट ईयर हमने बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटीज लाए थे, उसमें से आए थे यहाँ पे। तो वो एक बहुत बड़ा कामयाब इवेंट रहा, 2 दिन का हमने किया था यहाँ पे। और उसके बाद साथ साथ में शॉर्ट फिल्म भी हमने स्टार्ट की। फिर हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि भैया ने लिखी और डायरेक्ट हम दोनों ने मिलके की। ओके। द नीड, एक्सोडस एंड एक्साइल के ऊपर। ओके। तो वो ऑलमोस्ट 8-9 फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई। तो शायद मुझे लगता है वो J&K की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ओके। तो अभी रिसेंटली वो न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई, बट वो वहाँ पे अभी उन्होंने वर्चुअली किया उसको, क्योंकि वो अभी हालात ऐसे नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे भी हमारी सिलेक्ट हुई। तो ऐसे मैं बट साहब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया कि मैं थिएटर भी करता था और जॉब भी करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि थिएटर मेरी ज़िंदगी बन गई और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन काफ़ी बार देखा जाता है कि एक इंसान, क्योंकि फाइनेंशियली उसे साउंड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत हर किसी को रहती है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो ये देखते हैं कि यार थिएटर को छोड़ो, घर चलाना है, जॉब ज़रूरी है, लेकिन आपने उस टाइम अपनी जॉब को पीछे रख के थिएटर को प्रेफरेंस दी? देखिए, मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपने पैशन के लिए जीना है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब मेरी शादी होने वाली थी जी, तो मेरी पहली एक कंडीशन मेरी वाइफ के सामने ये थी कि मेरा थिएटर मेरी ज़िंदगी है।
अगर इसके लिए आपको भी छोड़ना पड़ेगा मैं छोड़ दूंगा। तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया जो अमूमन आता है? उस टाइम पे तो उन्होंने बोलता हाँ ठीक है जैसा आपको लगता है, स्टार्टिंग डेज में वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी अंडरस्टैंड हुआ कि अगर ये किसी एक कॉज के लिए पीछे है तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। इवन फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि आपको पता है थिएटर आपको पैसा देता नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा लॉस हो जाता है, लेकिन हम लोग अपने से ही करके शोज करते हैं। इसलिए मेरा ये सवाल था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इवन रिसेंटली जब हमने फिल्म फेस्टिवल किया उसमें भी लॉस हुआ, लेकिन आज की डेट में अगर आप सर्च करेंगे तो जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्लोबली मार्केट पे आ गया है। मतलब आप कहीं भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे कि जम्मू उस मैप पे आ चुका है। ओके। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए। जी जी। तो रोहित जी, जैसे कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, सिर्फ जम्मू की बात नहीं करता, इंडिया की नहीं करता, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड हर एक इंसान परेशान है। तो उसका क्या असर रहा एक आर्टिस्टिक लाइफ पे, और आपने इस दौरान क्या क्या काम किए लोगों के लिए? जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का जो ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। जी। हम लोग मार्च से पहले हम लोग तैयारी कर रहे थे जम्मू महोत्सव की। वो हमारे एक फ्रेंड है, उनको ऑलमोस्ट टेंडर मिल चुका था, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। हमें ये सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन जब ये सिचुएशन आई उस टाइम में भी मेरे ब्रदर ने कहा कि हमें इस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ करना है जी, हम लोग बैठ नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि उन्होंने एक दिन लाइव आके हमारे पेज पे स्क्रिप्ट रीडिंग किया, एक और बीरबल की स्क्रिप्ट रीडिंग, वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। वही जो पहले कर चुके थे आप जो उन्होंने प्रॉपर बॉम्बे से बैठ के लाइव आके उन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटे की स्क्रिप्ट रीडिंग की प्रॉपरली वो सब। उसके बाद हमें और बूस्ट मिला, हमने कहा नहीं हमें करना चाहिए क्योंकि लोग भी इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा अटेंशन, और क्योंकि लॉकडाउन थे, हर एक स्टेट में थे और लोग ऑनलाइन जो है वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से। उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट की, क्वारंटाइन सीरीज, वोमेद क्वारंटाइन सीरीज के नाम से स्टार्ट किया हमने। अप्रैल 20 को शायद हमने स्टार्ट किया। और हमने स्टार्ट किया था, हमने सोचा था कि हम लोग जितनी भी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए डिग्निटरीज हैं उनको हर दिन हम एक एक करके लाइव लाते थे पेज पे, उनके एक्सपीरियंस शेयर होता था। हमने सोचा था कि हम इसको 10 या 15 में समेटेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने इसके पूरे 100 एपिसोड किए। तो ये पहली ऐसी सीरीज होगी ऑनलाइन जिसके 100 एपिसोड हुए, 100 डिग्निटरीज आए हैं उसमें, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ साथ में उसके साथ ही मैंने एक और टैलेंट हंट किया, एमेच्योर क्वारंटाइन सीरीज, जिसमें मैंने ये रखा था कि कोई एज नो बार। उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट आए, लगभग मेरे पास 300-350 वीडियोस आए थे, जिसमें से हमने टॉप 30 फाइनलिस्ट किए। उनका हमने फिर अलग से। तो इन लोगों तक आप किस तरह से पहुंचे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंचे, तो जिसमें आपको कितनी वीडियोस आपने बताई? 350 के आसपास जो आई। तो उसमें से हमने फाइनलिस्ट किए 30, जिनको हमने लाइव सेशन पे लाया। उसमें इतना टैलेंट आया कि मतलब जिन्होंने आज तक परफॉर्म भी नहीं किया था वो सामने आ गए। तो उनका टैलेंट, चाहे कोई सिंगर हो, एक्टर हो, या उसमें हमने एक ये भी रखा था कि कोई स्पीकर है, अगर कोई स्पीकर है वो भी आ सकता है। तो उसमें नए नए बच्चे सामने आ गए कि जो एज ए स्पीकर है, जो आज तक कभी नहीं थे, तो वो भी हमारे साथ चल रहे हैं अभी। तो रिसेंटली हमने एक और सीरीज स्टार्ट किया, नेक्स्ट जन कनेक्ट। वो मेद पे ही है, वो अभी चल रही है हमारी, चल रही है। उसका भी ये पर्पस था भैया का कि इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, चाहे वो कश्मीरी है, जम्मू के लोकल हैं, या कोई भी है, या कश्मीर से है, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, या दुनिया के किसी कोने में है, जो एक नई जनरेशन है, उस जनरेशन का जो कनेक्ट आपस में होना चाहिए वो इस सीरीज के माध्यम से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 6 बजे डेली हमारी वो सीरीज होती है, उस पर डेली हमारे। तो बट सब एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने बताया कि 350 के करीब जो हैं लोग आपके साथ जुड़े, उसमें से 30 आपने सिलेक्ट किए, तो उसमें से भी जाहिर सी बात है काफ़ी टैलेंट उभर के बाहर आता है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिस पे बच्चा परफॉर्म करता है, वो प्लेटफॉर्म्स पे डालता है। तो क्या कभी आपने ऐसा किया है कि जो बच्चे टॉप 10 या टॉप 15 में आ रहे हैं उनको आपने दिल्ली या बॉम्बे जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया हो? जी, अभी मेनली हमारा ये पर्पस था कि हम लोग एमेच्योर की जो टॉप 30 हैं उनको अभिनव थिएटर में लेके एक ग्रैंड इवेंट करने वाले थे, जिसमें हम लोग कुछ बाहर के लोगों को भी बुलाने वाले थे ताकि उनकी नज़र उन पे पड़े। इवन कुछ म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज भी थे दिल्ली में, वो भी आ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कोविड का माहौल बना हुआ है, तो जो ही ये खत्म होता है तो हम इसका एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं। तो होपफुली ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए सारा जो भी चल रहा है। तो उसके बाद ज़रूर हम लोग उनको प्लेटफॉर्म सिर्फ उधर तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी ले जाएंगे। तो रोहित जी, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं इसको लेकर? देखिए, फ्यूचर प्लान्स अभी हमारे कुछ प्लेज हैं जो कोविड के दौरान भैया ने लिखे हैं,
कुछ हिस्टोरिकल प्लेज उन्होंने और लिखे हैं, साथ साथ में कुछ शॉर्ट फिल्म्स हमारी हैं जो कि इसकी वजह से रुके हुए हैं, कोविड की वजह से। प्लस हमारा जो मेन इवेंट है हमारा फिल्म फेस्टिवल जो है, जो इस साल हमने पोस्टपोन किया जी। नेक्स्ट ईयर 100% अगर हालात ठीक हुए तो वो उससे भी ग्रैंड लेवल पे बुक करेंगे। रोहित जी, हर इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्टिक लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो जिस पे आप आज भी हंसते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, कुछ ऐसा आप हमसे साझा करें? पर्टिकुलरली ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग मैंने देखा है कि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो लेकिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि एक बार हम लोग अतीत के साक्षी प्ले करने वाले थे, उस प्ले में 4 कैरेक्टर थे और वो प्ले भी था फेस्टिवल में, ड्रामा फेस्टिवल में था, उसमें हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे। शो के एक दिन पहले जिस लड़के को उसमें मेजर कैरेक्टर जिसने तैयार किया था उसका एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन हम लोग रातों रात हॉस्पिटल चले गए। अगले दिन फेस्टिवल है और एकेडमी को हम बोल नहीं सकते कि हम लोग शो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक रात में ही एक आर्टिस्ट ने वो सारी स्क्रिप्ट याद की, उसने 2 कैरेक्टर किए। पूरी रात एक ही आर्टिस्ट ने वो पूरी स्क्रिप्ट 2 कैरेक्टर याद किए। एक तो अपने वाला था ही जो जिसको लग गई उसका भी कैरेक्टर याद किया। तो हमने कॉस्ट्यूम चेंज करके, थोड़ा गेटअप चेंज करके 2 कैरेक्टर एक ही से करवा दिए। अरे वाह। तो ऐसे हादसे, या एक बार मेरी ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक दिन पहले, तो उस टाइम पे इंसान को ये लगता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ जी। लेकिन बट जब एंड ऑफ द डे आपका इवेंट अच्छा होता है, आपका प्ले अच्छा होता है, तो फिर वो सब चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसी के साथ रोहित जी मुझे बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप मतलब मॉडलिंग के लिए गए लेकिन आपका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा था, फिर आपने स्ट्रगल किया, कोशिश की, अपने वेट को लूज़ किया, तो वापस आप उस कंपटीशन में गए और आप जीते, उसमें आपने टॉप किया। इस तरह की कोई इस टाइम पर कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि यार अगर ऐसा ना मैं करता तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होता? मुझे ये लग रहा है कि जो वो फेज़ मेरा था जहाँ पे मैंने एक चैलेंज लिया था, तो अगर वो पेपर कटिंग मेरे पास नहीं होती जो मैं लेके मॉडलिंग के लिए गया था, अगर वहाँ पे वो मेरी इंसल्ट नहीं करते जो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। यानी कि वो इंसल्ट जो थी आपके लिए इतना चैलेंज बन गई कि आज आप इस मुकाम पर हैं, आपने इतना लंबा सफ़र तय किया। बट साहब मुझे एक चीज़ बताइए, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हर कोई किसी ना किसी फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो आर्टिस्टिक लाइन में थोड़ा सा पीछे रहता है। इसकी क्या वजह है और उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आर्टिस्टिक फील्ड में जो ये पीछे रह जाते हैं उसके पीछे ये एक चीज़ होती है कि वो फोकस नहीं होते। या तो आप सभी से जो यंग जनरेशन है उनसे ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कुछ करना है, आर्ट फील्ड में करना है, तो आप एक बार ये ठान के आ जाइए कि हमें इसमें सबसे पहले ये बात होती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, बच्चा है, उसको ये देखना है कि मुझे अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, मतलब अपने पैशन को जीना है। तो पहले तो वो चीज़ करनी है। दूसरा, अगर किसी चीज़ के लिए ठाना है कि मुझे एक्टर बनना है, तो उसको पागलपन की हद तक जाना है। मतलब ये नहीं है कि आधे रास्ते में आ गए, चलो नहीं अब छोड़ दो, अभी ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, तो वो कामयाबी नहीं मिलती है। इसमें पागलपन ज़रूरी होता है कि आप पागलपन की हद तक अपने प्रोफेशन को जिए, अपने काम को प्यार करें, तो ही आगे बढ़ पाते हैं। जी बिल्कुल जी। तो रोहित जी, मतलब ये तो आपकी एक आर्टिस्टिक लाइफ हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ, उसे और इसे आप किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, ये चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मतलब क्योंकि एक आर्टिस्ट और एक सोल्जर, इन्हें कभी छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि हमने अभी रिसेंटली द राइट न्यूज़, एक न्यूज़ पोर्टल भी स्टार्ट किया है, कुछ ही महीने हो गए हैं। तो अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि सिर्फ 5 या 6 घंटे में घर जाता हूँ इस हिसाब से। तो लेकिन थोड़ा सा ये मैनेज है कि अब हमारी फैमिली को भी समझ आ गया है कि हमारा समझ आ गया है, या आपने समझा दिया है? क्योंकि मतलब, ये हमारा शो जो है बिल्कुल ऐसे वो साइलेंट मोड पे चल रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ी हंसी की बात भी आ जाए। समझ मतलब वक्त के साथ साथ आ गया। हाँ। देखिए, मैं पेरेंट्स का तो सपोर्ट डे 1 से था, मेरे ब्रदर का सपोर्ट, क्योंकि वो भी खुद, वो तो जाहिर सी बात है, मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि एक तो उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है ऑफिस का, उसके बावजूद, इतने काम के बावजूद वो प्लेस भी लिखते हैं और मेंटर हैं हमारे, और नए नए आइडियाज़
उनके पास होते हैं क्या कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि फैमिली भी अब समझ गई, ये सब लोग समझ गए हैं कि हाँ इसके इनको छेड़ना नहीं है इनको। तो रोहित जी, जैसे कि आपके ब्रदर, हमेशा आप मतलब आपने पूरी कहानी में बताया कि आपके ब्रदर जो हैं वो राइटर हैं और वो लिखते हैं, तो कभी आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आया हो जो आपने एक्सप्लोर किया हो? नॉर्मली मैं सोचने का काम कम करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल उनको बिलीव करता हूँ कि जो मुझे भैया बोलेंगे एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर आपके ग्रुप में एक ही टीम लीडर होता है तो आप कामयाब होंगे। अगर 10 लोग अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, वो कामयाबी नहीं मिलती। तो इसलिए हमारी टीम में पहले से ये रूल है कि अगर भैया कुछ आइडियाज देते हैं तो उनको सोचने का काम दो जी। वो हमारे मेंटर हैं, वो राइटर हैं, वो गाइड हैं हमारे, जो उनके प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वर्क करते हैं और अभी तक टचवुड हम लोग हमेशा कामयाब रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक और मैं शख्स का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर मंजूर अहमद मीर। उनको मैं भुला नहीं सकता क्योंकि आज आप बात कर रहे हैं मेरे बारे में, तो वो श्रीनगर में है, वो भी थिएटर से कंसर्न में है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आज भी उनको मैं परेशान करता रहता हूँ कि मुझे बताइए इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, तो वो करते रहते हैं। सो इनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप में सच्चाई है, इंसान में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, तो आपको ऊपर वाला ऐसे लोगों से ज़रूर मिलाता है जो आपकी मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक के लिए। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होगी। मैं भी ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे बुलाया यहाँ पे, तो मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रोहित भट्ट जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे चल रहा है उन्होंने सब हमसे साझा किया, लेकिन उन सब में उन्होंने एक चीज़ बहुत सही बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि जो इंसान अपना काम दिल से करता है उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। इसी तरह की शख्सियतों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में, लेकिन आप ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।